हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी और लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 38। इससे पहले 37 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। तो आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस सेशन में हम लोग हमेशा की तरह 25 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं? झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितने सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से यहाँ पर करते चलिएगा। बहुत ही कम समय में यहाँ 25 प्रश्नों को कराने जा रहा हूँ विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो फटाफट से आप आंसर को करते चलिएगा। झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितने सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 5 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, याद कर लीजिएगा, लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। ठीक है, इसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 5 सीट आरक्षित है। और जनरल के लिए यानी सामान्य वर्ग के लिए 8 सीट है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड में राज्यसभा सीट कितने हैं, तो राज्यसभा सीट कितने हैं दोस्तों? राज्यसभा सीट कितने हैं? राज्यसभा सीट 6 है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। और ये सभी 81 सदस्य जो है निर्वाचित किए जाते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? आपके ऑप्शन है कुतुब मीनार, अशोक स्तंभ, पारसनाथ या लाल किला। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन बी, अशोक स्तंभ को यहां पर दिखाया गया है। नए प्रतीक चिन्ह की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ये प्रभावी कब से होता है? यह प्रभावी कब से होता है? 15 अगस्त 2020 से यह प्रभावी होता है। इसका आकार कैसा है दोस्तों? इसका आकार
वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार है। आइए इसे चित्र से समझते हैं। तो इसकी आकृति कैसी है दोस्तों? वृत्ताकार है। वृत्ताकार खंड में यदि आपसे पूछ लिया जाए किस रंग का प्रयोग किया गया है दोस्तों, वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है। और हरा रंग क्या दिखाता है? झारखंड की हरी भरी धरती और वन संपदा को यहाँ पर दिखाता है। नए प्रतीक चिन्ह में कितने वृत्त को दिखाया गया है दोस्तों? 5 वृत्त को दिखाया गया है। ठीक है। पहले वृत्त में क्या दिखाया गया है? हिंदी में झारखंड सरकार, और अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। दूसरे वृत्त चिन्ह में क्या दिखाया गया है? दूसरे वृत्त चिन्ह में 24 हाथी को दिखाया गया है। दूसरे वृत्त में कितने हाथी को दिखाया गया है? 24 हाथी को दिखाया गया है। ये किसका प्रतीक है? राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और समृद्धि का प्रतीक है। तीसरे वृत्त खंड में क्या दिखाया गया है दोस्तों? तीसरे वृत्त खंड में 24 पलाश के फूल दिखाया गया है। ठीक है, जो राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। चौथे वृत्त खंड में क्या दिखाया गया है दोस्तों? चौथे वृत्त खंड में 48 नर्तकों को दिखाया गया है, जो जनजातियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाया है। पांचवा और अंतिम वृत्त में क्या दिखाया गया है दोस्तों? 60 वृत्त को दिखाया गया है। इसके केंद्रीय भाग में क्या दिखाया गया है? इसके केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ है, और अशोक स्तंभ के नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? फटाफट से आंसर को करते चलिएगा। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 48.68%। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि झारखंड में पुरुष की जनसंख्या कितनी है? पुरुष की जनसंख्या कितनी है? 1,60,30,315 है। जो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 51.32% है। महिला जनसंख्या कितनी है दोस्तों? महिला जनसंख्या कितनी है? 1,60,57,819 है, जो कि कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत है? 48.68% है। ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 2,50,57,819 है, जो कुल जनसंख्या का कितना है? 75.95% है। जबकि नगरीय जनसंख्या कितनी है दोस्तों? नगरीय जनसंख्या कितनी है? 79,33,061, जो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत होता है? 24.05% होता है। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है दोस्तों? ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, किक्कट नाम देशो अनार्थ के नाम से किया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड कहा गया है या पुंड्र कहा गया है? ऋग्वेद में क्या कहा गया है दोस्तों? ऋग्वेद में किक्कट नाम देशो अनार्थ कहा गया है। अथर्ववेद में क्या कहा गया है?
अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य कहा गया है? वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? मुरंड कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? मुरंड कहा गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है दोस्तों? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड कहा गया है। क्या कहा गया है? मुरुंड कहा गया है। विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है दोस्तों? विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। क्या कहा गया है? मुंड कहा गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है दोस्तों? किक्कट प्रदेश कहा गया है। किक्कट प्रदेश कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये सारे फैक्ट जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए एक कलम कॉपी लीजिएगा और सारे को आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए। झारखंड में ताम्र पाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था? पलामू, सिंहभूम, लोहरदगा या धनबाद? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सिंहभूम था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ताम्र पाषाण काल की अवधि क्या है, याद रखिएगा ताम्र पाषाण काल की अवधि 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। इसमें कौन कौन से काल आते हैं दोस्तों? हड़प्पा पूर्व के काल, हड़प्पा पूर्व का काल, हड़प्पा काल और हड़प्पा के पश्चात का काल आता है। इसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबे का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ किसका प्रयोग किया जाता है? पत्थर का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इस काल को क्या कहा जाता है दोस्तों? ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा तांबा का प्रयोग किया गया था। और झारखंड में ताम्र पाषाण काल का केंद्र बिंदु कौन है दोस्तों? सिंहभूम है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। लौरे यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए चमकीली भूमि, बी आंसुओं की नदी, सी स्वर्ग का रास्ता या अदृश्य तारा। लौरे यदगा का अर्थ क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लौरे यदगा का अर्थ आंसुओं की नदी होता है। किस भाषा में? मुंडारी भाषा में। मुंडारी भाषा में। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रोमन साम्राज्य के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। और इससे किसकी पुष्टि होती है? झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। वैदेशिक संबंधों की पुष्टि यहां पर होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नाग वंश के शासक द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। महामाया मंदिर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो झारखंड के किस जिले में स्थित है? याद रखिएगा, झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। किस गांव में स्थित है? हापा मुनि गांव में स्थित है। हापा मुनि गांव में स्थित है। इसका संबंध किस काल से है दोस्तों? इसका संबंध पूर्व मध्य काल से है। किस काल से है? पूर्व मध्य काल से है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण गजघंट राय ने कराया था। कब कराया था? 908 ईस्वी में कराया था। क्लियर? इसी मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है दोस्तों? विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये प्रतिमा जो है किसके द्वारा स्थापित की गई थी? सियानाथ देव के द्वारा स्थापित किया गया था। इस मंदिर का पुरोहित किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? इस मंदिर का पुरोहित हरिनाथ को बनाया गया था। ये कौन थे? एक मराठा ब्राह्मण थे। मराठा ब्राह्मण थे और गजघंट राय के धार्मिक गुरु थे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है दोस्तों? फनी मुकुट राय का विवाह निम्न में से किस राजघराने की राजकुमारी से हुआ था? फनी मुकुट राय का विवाह निम्नलिखित में से किस राजघराने की राजकुमारी से हुआ था? आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पंचेत राजघराने की राजकुमारी से हुआ था। फनी मुकुट राय की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो फनी मुकुट राय ने किस वंश की स्थापना की थी? नाग वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी दोस्तों? नाग वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 64 ईस्वी में की थी। क्लियर? इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? इसकी राजधानी सुतियाम्बे में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? इसकी राजधानी सुतियाम्बे में बनाई गई थी। फनी मुकुट राय किसके पुत्र थे? पुंडरिक नाग और वाराणसी की एक ब्राह्मण कन्या के ये पुत्र थे। पुंडरिक नाग और ब्राह्मण कन्या की ये पुत्र थे। क्लियर? इनका विवाह कहाँ हुआ था दोस्तों? पंचेत राज्य में हुआ था। और पंचेत राज यदि आपसे पूछ लिया जाए नागवंश के किस ओर स्थित है दोस्तों? पूर्व की ओर स्थित है। पूर्व की ओर स्थित है। फनी मुकुट राय ने, याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंझर राज्य को पराजित किया था। क्योंझर राज्य को पराजित किया था। और क्योंझर राज्य जो है नागवंश के किस ओर स्थित था दोस्तों? पश्चिम की ओर स्थित था। किस ओर स्थित था? पश्चिम की ओर स्थित था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था? मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1760 में। कब स्थापित किया था? 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अंग्रेजों ने सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा था? याद कर लीजिएगा, फर्गूसन को भेजा था। किसे भेजा था? फर्गूसन को भेजा था। कब भेजा था? 1767 में भेजा था। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजों ने घाटशिला के महल पर कब कब्जा किया था, तो घाटशिला के महल पर कब कब्जा किया गया था दोस्तों? 22 मार्च 1767 को घाटशिला के महल पर कब्जा किया गया था। ढाल विद्रोह यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था दोस्तों? ढाल विद्रोह कब हुआ था? 1767 में किया गया था। किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ ढाल के
नेतृत्व में। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था। कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था। ढाल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ढाल विद्रोह की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो ढाल विद्रोह कब से कब तक चला था, 1767 से 1777 तक यह विद्रोह चलता है। यह विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, किसके विरुद्ध किया गया था, अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। किसके नेतृत्व में, जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था। क्या कारण था दोस्तों यह विद्रोह किया गया था। जगन्नाथ ढाल को जब गद्दी से हटाकर उसके भाई नीमू ढाल को राजा बना दिया जाता है, तो जगन्नाथ ढाल के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध यह विद्रोह किया जाता है। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था दोस्तों, लेफ्टिनेंट रुक को भेजा गया था। लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। किसे भेजा गया था, लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को यहाँ पर ढाल विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन ये ढाल विद्रोह को दबाने में असफल हो जाता है। ठीक है, यह विद्रोह कब तक चलता है दोस्तों, 1777 तक चलता है। जब 1777 में जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा बना दिया जाता है, तो यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके एवज में जगन्नाथ ढाल जो है अंग्रेजों को कितना रुपया देना स्वीकार करता है दोस्तों, याद रखिएगा 4000 रुपया देना यहाँ पर स्वीकार करता है। लेकिन 1780 में इस राशि को बढ़ा दिया जाता है और कितना कर दिया जाता है दोस्तों, 4267 कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की थी। रोहिणी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की थी। किसने की थी दोस्तों, आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इमाम खां के द्वारा की गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था, 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। किस गांव से शुरू हुआ था दोस्तों, रोहिणी गांव से शुरू हुआ था। किस गांव से शुरू हुआ था, रोहिणी गांव से शुरू हुआ था। और रोहिणी गांव किस जिले में है दोस्तों, देवघर जिले में है। किस जिले में है, देवघर जिले में है। किस नदी के किनारे है दोस्तों, अजय नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, अजय नदी के किनारे है। 1857 का विद्रोह झारखंड में यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन सी रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा की गई थी दोस्तों, 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा की गई थी। ठीक है, और यह रेजिमेंट जो है किसके नेतृत्व में चल रहा था, मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में। मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में 32वीं रेजिमेंट कार्य कर रही थी। ठीक है, विद्रोह का प्रारंभ कैसे होता है, जब नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी जाती है तो यह विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इमाम खां, याद कर लीजिएगा दोस्तों, इमाम खां द्वारा व्यक्तियों की पहचान की जाती है और उसे फांसी दे दी जाती है। ठीक है, इसके बाद रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया जाता है दोस्तों, भागलपुर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्लियर, चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, रांची में जर्मनी से 1845 में आए ईसाई मिशन के दल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं थे, आंसर कीजिएगा फटाफट। रांची में
जर्मनी से 1845 ईस्वी में आए ईसाई मिशन के दल में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं थे? आंसर कीजिएगा जरा दोस्तों। याद रखिएगा, जर्मनी से 1845 में एक ईसाई मिशन भेजा जाता है, ठीक है। और यह ईसाई मिशन को भेजने वाले कौन थे दोस्तों? फादर ई गोस्नर थे, ठीक है। कब भेजा गया था दोस्तों? 2 नवंबर 1845 को भेजा गया था। क्लियर? किस लिए भेजा गया था दोस्तों? झारखंड में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए गोस्नर मिशन को भेजा गया था। इस दल में कितने लोग शामिल थे? 4 लोग शामिल थे। वे कौन कौन है दोस्तों? एमिलो एस्कोच ये क्या थे? धर्मशास्त्री थे। क्या थे दोस्तों? धर्मशास्त्री थे। फ्रेडरिक वाच क्या था दोस्तों? ये शिक्षक थे। थियोडोर जैक ये क्या थे? ये अर्थशास्त्री थे, ठीक है। इसके अलावा एक और व्यक्ति कौन थे दोस्तों? कैल्सर आगस्ट ब्रांड ये क्या थे? ये एक शिक्षक थे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इनमें से किसकी सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था? आपके ऑप्शन है ए छोटा नागपुर उन्नति समाज के आर्क बिशप सेवरिन की सलाह पर, बी एंग्लिकन मिशन के बिशप कनेडी की सलाह पर, सी जे बार्थोलोमेन की सलाह पर, या डी संत जेवियर मिशन के बिशप फ्रांसिस की सलाह पर। किसके सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था? आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एंग्लिकन मिशन की बिशप कनेडी की सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है बदल करके क्या कर दिया जाता है? छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया जाता है, ठीक है। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब होती है? 1915 में होती है, ठीक है। किसका नाम बदल करके? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल करके। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, जे बार्थोलोमेन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? जे बार्थोलोमेन ने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की थी? 1912 में की थी, ठीक है। और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है? छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया जाता है। इसकी स्थापना में किसका योगदान था दोस्तों? याद रखिएगा, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर? और याद रखिएगा दोस्तों, छोटा नागपुर उन्नति समाज के सदस्य कौन हो सकते थे? सिर्फ आदिवासी ही हो सकते थे, सिर्फ आदिवासी ही हो सकते थे, ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है दोस्तों? लगभग किस कालखंड में झारखंड में असुरों का आगमन हुआ था? किस कालखंड में झारखंड में असुरों का आगमन हुआ था? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 6000 से 4000 ईसा पूर्व में झारखंड में असुरों का आगमन हुआ था, ठीक है दोस्तों। 4000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच क्या हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में तांबे का आविष्कार हुआ था, ठीक है। सिंहभूम क्षेत्र में किसका आविष्कार हुआ था? तांबे का आविष्कार हुआ था।
3000 से 2000 ईसा पूर्व में झारखंड में कांस्य युग की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? कांस्य युग की शुरुआत हुई थी। और 2000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच झारखंड में लौह युग की शुरुआत हो गई थी। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन अगले सवाल में बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड की खड़िया एवं बिरहोर जनजाति का आगमन इनमें से किस क्षेत्र से माना जाता है? किस क्षेत्र से माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कैमूर की पहाड़ियों से माना जाता है। बिरहोर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कैसा जीवन जीते हैं? घुमंतु जीवन जीते हैं। ठीक है, कैसा जीवन जीते हैं? घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। प्रजातीय दृष्टि से इसे किस श्रेणी में रखा जाता है दोस्तों? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में रखा गया है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में इसे रखा गया है। भाषाई दृष्टि से इसे किस में रखा गया है दोस्तों? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार में रखा गया है। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार में इसे रखा गया है। ठीक है, इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा बिरहोरी है। क्या है दोस्तों? इनकी भाषा बिरहोरी है और ये स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी होता है। क्या होता है? जंगल का आदमी होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है। दामिन एक कोह क्या था दोस्तों? राजमहल क्षेत्र में भूमि का एक बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, इसमें संथालों की जिसे संथालों की भूमि घोषित किया गया था। दामिन एक कोह की बात कर लिया जाए दोस्तों तो किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? पहाड़ियों का क्षेत्र। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? पहाड़ियों का क्षेत्र होता है। दामिन एक कोह की घोषणा यदि आपसे पूछ लिया जाए किस वर्ष की गई थी? 1824 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला सवाल है, झारखंड की कुल जनसंख्या में सादानों का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? सादानों का हिस्सा कितना प्रतिशत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60% है। ठीक है, झारखंड की कौन सी जनजातियां अपने को सादान मानती है दोस्तों? चीक बड़ाइक, करमाली और किसान, ये तीनों जनजातियां जो है अपने को सादान मानती है। सादान की भाषा क्या है दोस्तों? सादान की भाषा सादानी या सादरी कहलाती है। ठीक है, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया और करमाली इनकी भाषा है। ठीक है, इनका मुख्य पेशा क्या है दोस्तों? मुख्य पेशा कृषि करना है। ठीक है, कृषि करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, सेशन को लाइक करते चलिएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक यहाँ पर करते चलिएगा। ठीक है, आपके लाइक है जो हमें मोटिवेशन देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों? संथालों द्वारा प्रातःकाल किए जाने वाले जलपान को क्या कहा जाता है? संथालों द्वारा प्रातःकाल किए जाने वाले जलपान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इज द
करेक्ट आंसर बास क्याक कहा जाता है। माजवान क्या है दोस्तों? माजवान संथाल जो दोपहर के समय भोजन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? माजवान कहा जाता है। जो रात में भोजन करते हैं उसे कदोक कहा जाता है। संथाल जनजाति में मुख्य रूप से भोजन क्या है दोस्तों? दाल भात है। क्या है? दाल भात। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? दाका उरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाका उरु कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा सब्जी, मड़ुए की दलिया, महुआ, कुर्थी दाल आदि संथालों का भोजन है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर संथाल क्या खाते हैं दोस्तों? मकई की दलिया खाते हैं। मकई की दलिया खाते हैं। क्या खाते हैं? मकई की दलिया खाते हैं। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जोंड्रा दाका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोंड्रा दाका कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संथाल जनजाति में हड़िया का प्रचलन खूब ज़्यादा है। एक किस चीज़ से बनता है दोस्तों? चावल, मड़ुआ और कोदो से बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। पलामू किला का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? पलामू किला का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था दोस्तों? आंसर कीजिएगा जरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1619 में प्रारंभ किया गया था। पलामू किला की बात कर लिया जाए तो किस जिले में दोस्तों? लातेहार जिले में है। ठीक है। किस नदी के तट पर है दोस्तों? औरंगा नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? औरंगा नदी के तट पर है। और इसका निर्माण कार्य 1619 में प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कितने किले हैं? 2 किले हैं। ठीक है। पुराना किला और नया किला। पुराने किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? पुराने किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? प्रताप राय के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? प्रताप राय के द्वारा कराया गया था। ये किसके समकालीन थे? किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? शाहजहां के समकालीन थे। क्लियर। नए किले का निर्माण किसने कराया था? नए किले का निर्माण किसने कराया था? मेदिनी राय ने कराया था। किसने कराया था? मेदिनी राय ने कराया था। ये किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। किसके समकालीन थे दोस्तों? औरंगजेब के समकालीन थे। दोस्तों, इसी पलामू किला में एक आकर्षक दरवाजा है। इसे क्या कहा जाता है? नागपुरी दरवाजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नागपुरी दरवाजा कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 40 फीट इसकी ऊंचाई है और चौड़ाई कितनी है? 15 फीट है। ठीक है। वैद्यनाथ मंदिर के निर्माणकर्ता पूरनमल गिद्धौर राजवंश के किस क्रम के राजा थे? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 10वें क्रम के राजा थे। इस मंदिर का निर्माण पूरनमल ने कब कराया था दोस्तों? 1514 से 1515 के बीच कराया था। इसी मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित किया गया है। स्वर्ण कलश स्थापित किया गया है। ठीक है। यह स्वर्ण कलश किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? चंद्रमौलेश्वर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रमौलेश्वर सिंह के द्वारा यह स्वर्ण कलश स्थापित किया गया था। वैद्यनाथ मंदिर जो है भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना लिंग यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। इस मंदिर में यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, इस मंदिर के प्रांगण में कुल कितने मंदिर हैं? याद रखिएगा, कुल 22 मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22। उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत सरहुल के बाद गाया जाता है?
उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा गीत सरहुल के बाद गाया जाता है? कौन सा गीत सरहुल के बाद गाया जाता है? आंसर इज द ऑप्शन ए, जतरा गीत सरहुल के बाद गाया जाता है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जतरा के बाद कौन सा गीत गाया जाता है, तो जतरा के बाद कर्मा गीत गाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था? विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1938 में किया गया था। छऊ नृत्य का प्रारंभ यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कहाँ से किया गया था? सरायकेला से किया गया था। कहाँ से किया गया था? सरायकेला से किया गया था। इसकी कितनी शैलियाँ हैं दोस्तों? इसकी 3 शैलियाँ हैं। ठीक है, मयूरभंज, मयूरभंज शैली, दूसरा पुरुलिया शैली, और तीसरा सरायकेला शैली। क्लियर? यह कैसा नृत्य है दोस्तों? पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसमें पुरुष जो है मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसका विदेशों में प्रदर्शन भी किया जा चुका है, बता चुका हूँ कब, 1938 में। किसके द्वारा? सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा। सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा। ठीक है, 2010 में, याद करके रखिएगा, 2010 में छऊ नृत्य को, ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए 24 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं? किस लोक नाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सामा चकेवा लोक नाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र बनाए जाते हैं। सामा चकेवा लोक नाट्य की बात कर रहे जाए तो ये कब होता है दोस्तों? कार्तिक माह में होता है। कब होता है? कार्तिक माह में होता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को होता है, और शुक्ल पक्ष के सप्तमी से पूर्णमासी तक चलता है। इसमें मिट्टी के पात्र बनाया जाता है। किसके पात्र बनाया जाता है? मिट्टी के पात्र बनाया जाता है। लेकिन इनके तरफ से अभिनय कौन करते हैं दोस्तों? बालिकाएं करती हैं। बालिकाएं अभिनय करती है। इस लोक नाट्य में नायिका को क्या कहा जाता है दोस्तों? नायिका को क्या कहा जाता है? नायिका को सामा कहा जाता है, और नायक को क्या कहा जाता है? नायक को चकेवा कहा जाता है। नायक को क्या कहा जाता है दोस्तों? चकेवा कहा जाता है। इसमें खलनायक भी होता है दोस्तों, खलनायक भी होता है। ठीक है, खलनायक को क्या कहा जाता है? चुगला कहा जाता है। चुगला कहा जाता है। इसमें नायिका के भाई को क्या कहा जाता है? नायिका के भाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? नायिका के भाई को साम कहा जाता है। ठीक है, और याद करके रखिएगा यह लोक नाट्य जो है दोस्तों भाई बहन के पवित्र प्रेम को दर्शाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का सुशीर वाद्य नहीं है? कौन सा एक वाद्य झारखंड का सुशीर वाद्य नहीं है? दोस्तों सुशीर वाद्य किसे कहा जाता है? वैसे वाद्य जिसे फूंक कर बजाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सुशीर वाद्य कहा जाता है। जैसे आपका हो गया बांसुरी, बांसुरी, सिंगा और मदन भेरी। तो निम्नलिखित में कौन सा एक वाद्य झारखंड का सुशीर वाद्य नहीं है दोस्तों? धमसा जो है सुशीर वाद्य नहीं है। तो धमसा कैसा वाद्य है दोस्तों? धमसा ताल वाद्य है। ठीक है,
तालवाद्य किसे कहा जाता है दोस्तों? जिसे पीट कर बजाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तालवाद्य कहा जाता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों याद करके रखिएगा, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि सेशन को कराते समय यदि हमसे कोई गलती हो गई हो, ठीक है, तो आप कमेंट में इसे ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 39 के साथ। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।